हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने क्लास 10th मैथ के सेट नंबर पहला 2024 का 822 आई ए खंड ए कर लिया है। खंड व आज हम कराने वाले हैं। खंड ए में 20 विकल्प थे, 20 के 20 विकल्प समझाए और इनसे रिलेटेड टॉपिक पे भी बात करी और फिर बताए हैं। इससे पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, तुम्हें लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, हमारे चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th मैथ अनसॉल्व्ड सॉल्यूशन। ठीक है भाई, उसमें देख सकते हो। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तुम्हें भी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। क्या है कि भैया ए, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, 3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हमें दो बिंदु दे रखे हैं। मैं लिख लेता हूं बिंदु क्या क्या है भाई। बिंदु पहला है हमारा बिंदु x, 5। ठीक है भाई, फिर दूसरा बिंदु है हमारा 2, -3। इनके बीच की दूरी, ये जो दो बिंदु है इनके बीच की दूरी हमें दे रखी है। बीच की दूरी कितनी है भाई, जिसे मैं डी कह रहा हूं, वो हमें दे रखी है 17। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इस वाले x का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई, 2 नंबर में क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई। इसमें सीधा सीधा हम क्या लगाएंगे, बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 x1 y2 y1 क्या है, जो बिंदु दिए हैं वही है। जो पहला बिंदु है इसमें पहले वाले को x1 y1 मान लो और जो दूसरा वाला है इसमें इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो x1 कितना हो गया, x1 की जगह x है और d का मात्रक और d की जो वैल्यू है वो कितनी है भैया, 17 है। ठीक है, 17 मात्रक दे रखी है। अंडर रूट x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 2 माइनस x1 कितना है हमारा x, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब y2 कहां पर है, ये रहा, और y1 कहां पर है, ये रहा, यानी कि माइनस का 3 और माइनस का 5। ये माइनस सूत्र में है और ये 5 प्लस का ऐसे लिखा हुआ है ना, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। ये माइनस का 3 था तो माइनस का 3 चिन्ह के साथ होंगे और यहाँ आ जाएगा हमारा होल स्क्वायर। अब देखो इधर जो ये वर्गमूल है, इधर क्या बनाएगा वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 17 का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, वही -3 और -5 माइनस के 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 289 और ये हो जाएगा हमारा, इसका स्क्वायर खोल लो तो 2 दूनी 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2 दूनी 4 ही हो जाएगा है ना, 4x माइनस का 4x प्लस 8 टे 64, ये प्लस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस अंदर है और उसका क्या है स्क्वायर, तो माइनस की गुणा भी माइनस से होगी, माइनस माइनस प्लस। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारा 64 हो जाएगा। इस 64 में से 4 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 289 बराबर 64 और 4 कितने हो जाएंगे भाई 68 प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x। ठीक है, अब यहाँ द्विघात समीकरण बन रही है तो हमें इसको ले जाने में इधर कोई फायदा नहीं है, तो इसको यही रहने दो ना, जो 68 था इसको जहां है वही रहने दो, ये प्लस का 68 यही रहने दो, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा इधर 0, इधर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 माइनस का 289। अब ये हो गया 0, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 68 में से 289 जाएंगे तो क्या बचेगा भैया, प्लस का तो बचेगा नहीं, किसका बचेगा माइनस का। कितना बचेगा घटाओ भाई, इसमें से एक घटाना है वास्तव में, तो 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 6 गई तो 2, क्या जाएगा 221 माइनस का। ठीक है भाई, देख लो जाए, 9 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा 1, 8 में से 6 जाएंगे तो 2 और ये 2 बचा तो 2 का 2, तो कितना जाएगा 221। अब इसको सही करके अगर मैं लिखूं तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 221 बराबर का 0। अब क्या करते हैं, द्विघात समीकरण कैसे सोल्व होती है कि इस जो संख्या है इसकी गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक से होती है, गुणांक है 1 तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके गुणनखंड करके ऐसे दो गुणनखंड बनाने होते हैं जो प्लस मतलब जोड़ के या घटा के क्या आ जाए 4 आ जाए। 221 के गुणनखंड करो तो 221 जो है ये किससे कटेगा भाई, जहां तक है 13 से कट सकता है, 13 ही का ना 13, कितना बचेगा 7 2 9 91, 13 7 91, तो ये कट रहा है हमारा 17 बार और 17 से काटूंगा 17 का ना 17। ठीक है भाई, 17 और 13 में कितने का अंतर है 4 का, तो इसके गुणनखंड भी आ गए, तो इसके गुणनखंड है एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 17 में से 13 घटाऊंगा तो 4 ही बचेंगे, 17 माइनस 4 और x की जगह x माइनस 221 बराबर का 0। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसकी क्या कर लूं, अंदर गुणा कर लूं, यानी इसे कर लेता हूं मैं, चलो यहां नहीं लिख रहा वही लिख देता हूं। देखो यहां को देख लो क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगी हमारी लाइन जो आएगी ना, अब ये लाइन आएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस का 17x माइनस माइनस प्लस का, एक थोड़ा सा गलत हो गया है ना, ये 4 नहीं था मेरे भाई, ये 13 था, 17 में से 13 थे है ना,
तो यहां आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 13x, और फिर क्या है माइनस का 221 बराबर का 0। अब क्या करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 17x है, तो यहाँ x 2 है, यहाँ 1 है, तो एक x कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा हमारा x माइनस का 17। ठीक है, फिर यहाँ इसके जैसा ब्रैकेट यहाँ बनाएंगे, तो यहाँ से प्लस का 13 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस का 17, क्योंकि 221 के गुणनखंड अभी देखे हमने क्या थे, 13 गुणा 17। अगर 13 कॉमन ले लूंगा तो 17 ही तो बचेगा, और बराबर में आ जाएगा हमारा 0। अब ये चीज सेम हो गई, तो जरा इसको कॉमन लो, x माइनस 17, क्या बचा यहाँ से x प्लस का 13 और बराबर का 0। अब यहाँ करते हैं हम तुलना। ठीक है, तो तुलना करने पर हम इन दोनों को किसके बराबर रखते हैं, 0 के। तुलना करने पर इसको करूंगा तो हो जाएगा x माइनस का 17 बराबर का 0, ये हो जाएगा x प्लस 13 बराबर का 0। यहां से x का मान कितना जाएगा 17, ठीक है, और यहां से x का मान कितना जाएगा माइनस का 13। बताओ भाई, आया समझ, आया मजा नहीं? बहुत हल्का आसान सा सवाल था, बेसिक सूत्र है 7वें चैप्टर से, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से। चलो आगे चलें, है ना। बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करता हूं मैं, लेकिन अब तो तुम्हारा पेपर आ गया, तो तुमने सब कुछ पढ़ लिया होगा, तुम्हें बहुत कुछ पता होगा, तुम्हें लगता होगा कि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा भी लगता होगा कुछ बच्चों को। तो ठीक है भाई, बहुत खोल के बताता हूँ मैं चीजों को। देखो भाई, अगला बिंदु है, यदि बिंदु, अगला सवाल है हमारा, ये था हमारा पहले का ए, ठीक है। अब हम करते हैं पहले का बी, इसको यहीं सोल्व करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा। तो इसमें क्या कह रहा है, यदि 1,4 और a,-2 और -3,16 संरेख है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो ये जो सवाल है ना, ये तुम्हारा त्रिभुज के क्षेत्रफल से ज्यादा आसान पड़ता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कर दो। ठीक है, ऐसे है जैसे मैं कहूं तुमसे, 3 बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु है 1,4, दूसरा बिंदु है a,-2 और तीसरा बिंदु है हमारा -3,16। ये कह रहा है ये संरेख है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख है, संरेख का मतलब है एक ही रेखा में है। मैं कहूं ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, ठीक है, तो तीनों एक ही रेखा में है। ठीक है भैया, अब ये सवाल दो तरीके से हो सकता है कि पहला काम तो तुम ये कर लो, ए वी के बीच की दूरी निकाल लो, वी सी के बीच की दूरी निकाल लो और ए सी के बीच की दूरी निकाल लो। ठीक है, और क्या कर दो, ए सी के बीच की दूरी बराबर रख दो ए बी प्लस बी सी के बीच की दूरी के। एक तरीका तो ये हो गया। एक तरीका ऐसे कर लो, एक त्रिभुज बनाओ, इसको ए नाम दो, इसको वी, इसको सी, ये एबीसी बिंदु मान लो। ठीक है, अब ये बिंदु अगर संरेख है तो बिंदु ए यहां ना होके कहां पर है, यहां पर है, यानी जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि त्रिभुज ही नहीं बन रहा तो 0 हो जाएगा। तो इस मेथड से ज्यादा सही पड़ता है। बाकी तुम इससे भी कर सकते हो, ज्यादा इतनी मेहनत करनी पड़ेगी नहीं, लेकिन ये होल स्क्वायर बनाएगा बीच बीच में। ठीक है भाई, तो इसलिए मैं इससे बचता हूँ और इस वाले सूत्र को तुम्हें बताता हूँ कैसे करना। ये 3 बिंदु हैं, इस बिंदु को मान लो, इस बिंदु को मान लो ए कि ये किसके निर्देशांक है, ए के 1,4, और वी के मान लो a,-2 और सी के मान लो -3,16। ठीक है भाई, तुम एग्जाम में भी ऐसे चित्र बना के दिखा सकते हो। कभी तुम ये कहो कि हमें समझाना है, ये चित्र बनेगा या नहीं बनेगा, बना सकते हो, तुम्हारी मर्जी, नहीं भी बनाओगे तो भी सही है। देखो 1,4 1,2 -3,16। अब एक तुमने सूत्र पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब त्रिभुज के निर्देशांक दिए हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो बराबर होता है, ये सूत्र होता है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1। ठीक है, और ये थोड़ा बिंदु में अभी रख कर रहा हूँ, प्लस x3 और यहाँ आ जाएगा हमारा y1 माइनस का y2, और ये बिंदु था हमारा माइनस के a, माइनस का 2, माइनस ए नहीं है, a, माइनस का 2। ये सूत्र है हमारा, इसको हम ऐसे याद करते हैं 123 231 312। ठीक है, इसके नीचे की संख्या याद कर लेते हैं कि 123 231 312। इस तरीके से सूत्र में याद क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं कह रहा हूँ, अगर ये संरेख बिंदु है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो अगली लाइन में मैं क्या करूंगा, इस पूरे को 0 के बराबर रख दूंगा, या ऐसे करके लिख लेना, यदि बिंदु संरेख है, यदि बिंदु संरेख है तब x1 y1 ये 0 के बराबर होगा। मैं इनकी वैल्यू और रख लेता हूँ, ये भैया इसको यहीं मान लो, ये x1 है, ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y2 है, ये क्या है x3 है और ये क्या है हमारा y3 है। रखो जरा x1, तो ये आ जाएगा हमारा x1 कितना है भाई, x1 है 1, ये ब्रैकेट थोड़ा बाद में लगाएंगे, x1 है 1, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी कि माइनस का 2 माइनस का 4। ठीक है, प्लस x2, x2 कितना है a, चलो a है, y3 माइनस y1 यानी कि 16 माइनस 2,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 2, क्योंकि एक माइनस इसमें है एक सूत्र में। चलो फिर लिखेंगे प्लस x3। x3 कितना है हमारा, माइनस का 3 है, तो ये माइनस हो जाएगा। चलो फिर हम लिखेंगे x3 लिख लिया, y1 माइनस का y2, y1 माइनस का y2, यानी कि 4 माइनस माइनस का 2, तो ये भी हो जाएगा प्लस। ठीक है, और ये हो जाएगा बराबर 0 के। इतना काम करा। अब देखो एक से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस 16 और 2 18, ये हो जाएगा 18a। ये हो जाएगा माइनस 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 18, ये हो जाएगा माइनस का 18 बराबर का 0। इस संख्या को जोड़ लो, 16 और 6 कितने हो जाएंगे भाई, ये हो जाएगा 18a माइनस 16 6 22 और बराबर में 0। तो यहाँ से a का मान कितना आएगा, ये जाएगा 22/18। ठीक है, जो a बराबर है वो कितना आ जाएगा 22/18। काटो जरा इसे, 2 1 2 2 1 2 2 9 18, तो a का मान मेरे भाई कितना आ रहा है 11/9। ठीक है, एक बार इसका आंसर और चेक कर लेते हैं, कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ना गई। पहले का b खंड ब, पहले का a था भैया, ये था, और b जो है हमारा a बराबर 3 दे रखा है। तो एक बार मैं फिर भी देख लेता हूं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। बिंदु चेक कर लेता हूं पहले तो, 1,4 है, 1,-2 है, और माइनस के 3,16 है। फिर मैंने सूत्र लगाया, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 0 के x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1, ठीक है, प्लस x3 y1 माइनस का y2। 123 231 312 सही है। x1 की वैल्यू चेक करो, x1 1 है, फिर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 प्लस x2, फिर होता है हमारा y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, 16 और 2 18, 16 17 18, ठीक है, और x3 कितना हमारा माइनस का 3 है, ठीक है, और फिर है हमारा y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 4 और 2 6 हो जाएंगे, 3 था 6 के 18 हो गया, माइनस के 4 और 2 6 हो गया, 6 में 6 के 18, गड़बड़ यहाँ है, 6 या 18, मैंने 16 कैसे लिख दिया, यहाँ पे भैया 18 होगा, ठीक है, तो ये नीचे को गलत हो गया। इसको एक बार और कर लेते हैं ना भाई, थोड़ी सी गलती हुई है, बोला तो 18 तो शायद 13 पता नहीं क्या, 16 पता नहीं कैसे लिखा गया, 18 और 6 कितने हो जाएंगे, फिर भी मेरे भाई 3 तो नहीं आ रहा ना, 3 तो नहीं आ रहा, क्योंकि 3 के लिए तो 54 बनना चाहिए, 4 और 2 6 माइनस के 6, और ये हो जाएगा तुम्हारा 18a माइनस 18 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा भाई, ये 18 2 4 24 हो जाएगा बराबर में 0, और ये चला जाएगा a बराबर 24/18, है ना, तो a बराबर कितना आ गया तुम्हारा 24/18, 6 से काट लो, 6 18, 6 चौक 24, इतना तो आ रहा है, तो a बराबर 4/3 तो आ रहा है। इस बार तो सही है, इस बार चेक किया, ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी है, या फिर एक बार भैया देख लेना कभी मुझसे ही गलती हो रही हो बार बार। वैसे तो b का a बराबर 3 दे रखा है इसमें, ठीक है भाई, आंसर गलत देख रहा हूँ मैं, देख तो सही रहा हूँ भाई, ठीक है, एक बार तुम अपने हिसाब से करके देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो यही आना है, ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, इसको रफ करते हैं, ठीक है भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के सी पर। तो पहले के सी में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर पहले का सी, इसमें हमें दे रखा है कि 1 प्लस का जो साइन थीटा है बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस के साइन थीटा बराबर है 2 सेक थीटा के, सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करने वाला सवाल है, इसमें हम क्या करेंगे भाई, पहले LHS उठा लेंगे, तो ये है हमारी LHS बराबर 1 प्लस का साइन थीटा बटे कोस थीटा, हो जाएगा प्लस का कोस थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है भाई। अब देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, एक तो एलसीएम दिख रहा है कि एलसीएम ले लो, है ना, कुछ तो आएगा तो एलसीएम ही ले लो, तो पहले हम ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम, कितना जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कोस थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा, ये इधर गुणा करेगा ये इधर, तो इधर बनाएगा 1 प्लस का साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये बनाएगा इधर कोस स्क्वायर थीटा, इसकी गुणा इससे हो जाएगी तो कोस स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र खोल दो तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा, और बटे में हमारे इस पूरे के चल रहा है
कोस थीटा और 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है भाई। अब देखो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर मिलके एक बनाते हैं, तो ये एक और ये एक, और ये बचेगा हमारा प्लस का 2 साइन थीटा, और बटे में आ जाएगा कोस थीटा और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस का 2 साइन थीटा, और बटे में क्या आ जाएगा भाई कोस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस का साइन थीटा। ठीक है। अब क्या होगा, देखो 2 कॉमन है, कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लूंगा, यहाँ से बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा, और बटे में क्या बचेगा कोस थीटा, और ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस का साइन थीटा। अब देखो ये पूरे से पूरा कट गया, तो ये बचा हमारा 2 बटे कोस थीटा, और 2 बटे कोस थीटा क्या होता है हमारा 2 सेक थीटा। ठीक है भाई। तो इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ। रफ करते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मजा आ रहा हो तो एक बार एक लाइक कर दो और एक सब्सक्राइब कर दो हमारे लिए। बाकी हम तुम्हारे साथ मेहनत कर ही रहे हैं, तुम हमारे साथ करो, बस ऐसे ही दोनों का बेड़ा पार हो जाएगा। एक लाइक और एक सब्सक्राइब। अगर कहीं समझ में नहीं आ रही हो चीज तो कमेंट भी करते रहना भैया, बता देना जहां चीज समझ में ना आए, हम तुम्हारी कमेंट जरूर देखेंगे और रिप्लाई जरूर देंगे और उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे और तुम्हें भी बताएंगे। ठीक है भाई। अब देखो इसी का डी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। भाई सांख्यिकी चैप्टर से सवाल है ये हमारा। वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल है 0 से 10, इसका हमें माध्यक ज्ञात करना है, और अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसकी जो बारंबारता है जिसे हम f कहते हैं, तो मैं डायरेक्ट f लिख रहा हूँ, क्या दे रखी है 6। अब तुम छोटे बालों को नहीं कि तुम्हें पहली बार देखने को मिलेंगे सब, है ना, जो एक एक चीज बताई जाएगी। वैसे भी अनसोल्ड चल रहा है, यानी कि प्रैक्टिस चल रही है, और प्रैक्टिस में भाई चीजें पता होती हैं, बताई नहीं जाती है ना, तो थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान देंगे। चलो ये होगी हमारी बारंबारता f। अब क्या करना है, इसमें माध्यक करना है, तो माध्यक को तुम्हें पता है हमें क्या निकालनी पड़ती है, संचय बारंबारता, जिसे हम CF कहते हैं। CF निकालनी है, और CF निकलती कैसे, ये पहला जो अक्षर है इसको ऐसे लिख लो, और फिर ये तिरछे जुड़ते हैं, 9 और 6 15। ठीक है, ये ऐसे जुड़ेंगे, 20 और 15 कितने हो जाएंगे भाई 35, और ये ऐसे 35 और 15 कितने हो जाएंगे 40, 5 अच्छा 50 होंगे 50, और ये इसमें जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, और ये जो हमारी चीज आती है ये यही क्या आती है बारंबारता का योग, और हमें माध्यिका निकालनी है, और हमारे पास आया है 59। ठीक है, और हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, तो ये कैसी संख्या है, इसे हम n कहते हैं, और ये कैसी संख्या है, एक विषम संख्या है। चलो अब जो ये विषम संख्या है, वैसे तो इसमें सूत्र तुम ऐसे करके लगा सकते हो कि n, इसमें जो हम निकालते हैं ना कि विषम संख्या के लिए माध्यक अलग चीज है और उसके लिए अलग चीज है, तो ये अंतराल ढूंढने के लिए जो हम काम करते हैं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं n+1/2 यानी कि 60/2 यानी कि 30। ठीक है, तो ये जो 30 है ये इसमें CF में ढूंढो किन के बीच होगा, तो 30 जो है मेरे भाई 15 से 35 के बीच ही तो आएगा इन दो के, और इनमें जो भी बड़ा है उसी अंतराल को हम ले लेते हैं। इसके बीच आएगा 15 और 35 के, इनमें से जो भी अंतराल बड़ा है, जो भी अंतराल बड़ा है उस अंतराल को लेंगे हम, यानी कौन सा वाला अंतराल लेंगे, ये वाला। ठीक है भाई, ये वाली लाइन दी जाएगी, और तुम्हें पता है ऊपर वाला CF हो जाता है इसमें। ठीक है, और ये जो है हमारा 20 ये F हो जाता है, और जो ये इसकी लोअर लिमिट है ये हमारी L हो जाती है। ठीक है, अब हम सूत्र लगाते हैं, यानी कि हमने क्या निकाल लिया था n+1/2, जिसे हम क्या कहते हैं भैया 60 या 30 का। ठीक है, चलो करके देखो जरा भाई कैसे आएगा। जो सूत्र है तुम्हें पता है क्या है भैया, सूत्र है L+n/2 किसका माध्यक का, L+n/2 माइनस का CF बटे F, और इनटू में क्या आता है H, और H क्या है इसका वर्ग अंतराल, यानी कि H क्या है हमारा, H बराबर है 10, L बराबर कितना है, L बराबर है 20। ठीक है, और F बराबर कितना है, F बराबर भी है 20, और हमारा जो है भैया CF बराबर कितना है, CF बराबर है 15। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि 59 का जो आधा आता वो पॉइंट में आता। ठीक है, तो हम थोड़ा बहुत क्या करें ऊपर नीचे करें, ऐसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं आती अगर तुम्हारा एक अंक का भी अंतर है तो, जहां तक मुझे पता है। ठीक है भाई, देखो L क्या है 20, क्योंकि ये जो अंतराल है 20 से 30 ये बिल्कुल निश्चित तो है नहीं, ये कह रहा है कि 20 से 30 कोई पद है उनके बीच की बारंबारता ये है, संचय बारंबारता ये है, तो थोड़ा सा फर्क तो आएगा। ठीक है भाई, तो L बराबर क्या हो गया 20 प्लस n/2 मैं कह रहा हूँ 30 रखो, माइनस CF कितना है 15। ठीक है, और बटे F कितना है भाई, F है हमारा ये 20। ठीक है, और गुणा में क्या है
एच भी कितना है भैया 10, 0 से 0 कट गया, ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 30 में से 15 गया 15, 15/2, 2 से काटूंगा कितनी बार 7.5 बार, तो ये जाएगा 27.5। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक बार आंसर और चेक कर ले, पहले का डी 27.25 दे रखा है। ठीक है, वो थोड़ा सा अंतर उस वजह से आ रहा है कि हमने शायद 30 किया है, वो 29 ने किससे सोल्व किया होगा 29.5 से। ठीक है भाई, चलो माध्य का जाएगा, रफ कर दे। चलो भाई दोस्तों, अगर मजा आ रहा हो तो एक बार लाइक कर देंगे। आगे चलते हैं, सवाल है पहले का ई, पहले का ही अब कौन सा सवाल है हमारे पास ई। ये कह रहा है संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। एक तो संख्या दे रखी है 92, दूसरी दे रखी है 510, और इनका हमसे क्या पूछ रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, इनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको दिख रहा है ना भाई। चलो, तो एलसीएम को तुम्हें पता सीधा सीधा एक भाग विधि है भैया, 92 510 दोनों को एक साथ लिखो और काटना शुरू कर दो। तो 2 से कट रहा है तो काट दो, वैसे एलसीएम निकालने तो बड़ी संख्या से भी काट सकते हैं, पर अभी सूझ नहीं रहा किससे कटेगा, तो काटो। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, एक बचा 12, 2 छक्का 12, जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। ठीक है, 2 चौक 8, एक बचा 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, एक बचा 11 हो गया, 2 पंजे 10, 2 पंजे। सही है। अभी देखो ये तो कटेगा, ये 5 से कट रहा है तो इसको काट लो भाई, तो ये हो जाएगा हमारा 46, तो ऐसे ही रहेगा तो 5 से कटेगा नहीं, और ये आ जाएगा 5 पंजे 25, 5 ही 5, 51 देखो 3 से कटता है। ठीक है, और ये 3 से कटेगा नहीं, 3 ही 3, हाँ नहीं कटेगा, तो 46 को तो ऐसे ही रहने दो, और ये हो जाएगा हमारा 3 से कट के क्या आएगा बताओ, 3 ही 3, 2, 3 ही 3, कितना था 2, 21, 3 7 21। अब देखो 17 और 46 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जो एलसीएम आएगा ना, एलसीएम वो आएगा 2, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 46 गुणा 17। ठीक है भाई, कर लो जरा गुणा, तो 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 गुणा 17 गुणा 46, तो 17 51, 17 चौका 68, 17 34, 77 51, और ये जाएगा गुणा 46। करो भैया गुणा इनकी, 51 की गुणा करनी है किससे 46 से, 6 का 6, 6 पंजे 4 का 4 और 5 चौक 20, 6 4 3 2, तो ये आ जाएगा हमारा 23 46 0। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, चलो अब अगला सवाल देखते हैं। अगला हमें एफ दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बड़े मजे से समझाएंगे इस सवाल को, और ये लैंग्वेज वाला सवाल है, इसमें लैंग्वेज ही है ना। हमें सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय है। किसको सिद्ध कर अपरिमेय सिद्ध करना है √3 को, तो हम इसको विरोधाभास में मानेंगे, माना। माना, ये कौन सा क्वेश्चन है पहले का ई क्वेश्चन। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तुमने सबने करा होगा, पहले इसको उल्टा मानते हैं फिर इसको परिमेय गलत सिद्ध करके अपरिमेय कर देते हैं। तो हम माना √3 एक परिमेय संख्या है। यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा है जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं, और p व q का कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होता है, यानी कि p व q अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है भाई, तो ये चीज इसमें ध्यान रखनी होती है। चलो भैया, जो p और q है इनमें कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं होना चाहिए अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो। अब हम क्या करेंगे, इसी का विरोधाभास सिद्ध करेंगे। कैसे, देखो √3 बराबर p/q लिख दो, दोनों ओर वर्ग करने पर, देखते रहना बस, दोनों ओर वर्ग करने पर, और हल्की से हल्की लैंग्वेज दूंगा, टेंशन मत लेना, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो ये आ जाएगा, जब मैं इधर वर्ग कर दूंगा, √3 का वर्ग बराबर p/q का वर्ग। चलो √3 का वर्ग करूंगा तो कितना जाएगा 3, ये हो जाएगा p²/q², q² को दिल ले जाओ तो ये जाएगा p² बराबर 3q², यानी p² के गुणनखंड में 3 और q दो चीजें हैं भैया, 3 गुणा q है तो p क्या है, p किसके बराबर, 3 गुणा q² के। मैं यहां लिख रहा हूं समीकरण 1, और यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 से p² 3 से विभाज्य है, या लिखो p² का एक गुणनखंड, ऐसे करके लिखो p² का एक गुणनखंड क्या है 3 है, तब p का भी एक गुणनखंड 3 होगा। सीधी सीधी बात है, p² से कट रहा है तो इससे भी कटेगा,
मतलब अगर पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो पी भी 3 से कटेगा ही कटेगा। चलो इतना हो गया। अब माना p बराबर 3c। अगर p में 3 है तो इसको एक और नया नियतांक मान लिया, p बराबर 3c। ठीक है, चलो अब इसे उठा के कहां रख दो, इसे उठा के समीकरण 1 में रख दो। p का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो जरा समीकरण 1 में जब मैं p का मान रखूंगा तो ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर बराबर 3 गुणा क्यू स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 या 9 c स्क्वायर बराबर 3 गुणा क्यू स्क्वायर। 3 गुना 3, 3 या 9। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया भाई 3c स्क्वायर। क्यू स्क्वायर में भी 3 है, एक गुणनखंड, तो मैं लिखूंगा क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड, एक गुणनखंड 3 है, तब क्यू का भी एक गुणनखंड 3 होगा। अरे होगा क्या नहीं होगा भाई, मार्कर की इंक जा रही है ना, इस सवाल को पूरा कर लेते हैं। तो अगर क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है तब क्यू का भी एक गुणनखंड 3 होगा, सीधी सीधी बात है। अभी मैंने यहां बताई कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं तथा p व q का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होता है। क्या ऐसा यहां हुआ? ऐसा नहीं हुआ। p व q का कॉमन गुणनखंड आया। अगर p व q का कॉमन गुणनखंड है तब यह संख्या क्या है, परिमेय नहीं है, अपरिमेय है। तब मैं यहां लिखूंगा, चूंकि एक लाइन लिखूंगा, चूंकि p व q का उभयनिष्ठ, कॉमन का हिंदी होती है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर ये एक परिमेय संख्या नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।